एपिसोड की शुरुआत होती है इस आदमी से जो कि अपने सीनियर को कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वो क्या कर रहा है। अगर उसने अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो वो बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। उस आदमी का सीनियर कहता है, मुझे माफ करना सामीदारे। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। ये आदमी कहता है कि उसको भरोसा है कि ये एक गलती नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमंस हुआ करते थे जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। वो डीमंस इंसानों को खत्म किया करते थे, लेकिन एक आदमी था जिसने उन डीमंस का सामना किया और उस आदमी का नाम था मोमोतारो। मोमोतारो ने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को हरा दिया और उसी वक्त से मोमोतारो और डीमंस की लड़ाई चालू हो गई। अगला सीन एक लिकर शॉप का होता है और हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है शिकी इचिनो से। यहाँ पर वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो इस बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसको निकाल दिया गया है और उसको निकालने का रीजन होता है कि शिकी ने किसी से फाइट करी होती है। इसके बाद वो फोन रख देता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो शिकी के सर पर एक घुसंड मारता है। इस आदमी का नाम होता है सुयोशी। यह आदमी शिकी से कहता है, तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया, तुम बेवकूफ। शिकी यहाँ पर सुयोशी को चुप रहने के लिए बोलता है। शिकी कहता है, मेरे एक्सपेल्ड होने से फर्क किसे पड़ रहा है। सुयोशी शिकी को कहता है, तुमने मुझे अभी चुप रहने के लिए कहा, अपने फादर को चुप रहने के लिए कहा। अब यहाँ पर वो शिकी की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन शिकी जो है वो पीछे हटता है और वो बेड पर चढ़ जाता है। अब ये आदमी शिकी से पूछता है, तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन्स क्या कर रहे हैं, पहले ये बताओ। हम बस एक लिकर शॉप चलाते हैं, वेपन की शॉप नहीं। और फिर से यहाँ पर शिकी जो है वो सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है। शिकी कहता है कि वो ये बात जानता है कि अब उसकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते हैं। ये सुनकर सुयोशी कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें बड़े लोगों के बिजनेस से दूर रहना चाहिए। शिकी अब ताना मारते हुए कहता है, आप अपने आप को बड़ा कह रहे हो, क्या मजाक है। सुयोशी कहता है, तुम खुद देखो ना, सबसे पहले तो तुमको निकाल दिया गया है और इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। शिकी अब यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि वो कभी भी सुयोशी जैसा नहीं बनेगा और वो इस बात से खुश है कि वो और सुयोशी दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। सुयोशी कहता है कि तुमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पर फोन की घंटी बजती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि शिकी को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है जो उसने कहा उसके लिए। सुयोशी जैसे फोन उठाता है उसको पता चलता है कि उसको एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि सुयोशी के डेस्क पे शिकी की बचपन की फोटो होती है। अगले सीन में शिकी गैलरी में बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि काश उसको एक पैसे वाला बंदा अडॉप्ट करता। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर शिकी जो है गन प्रैक्टिस करने लगता है, बट तभी उसको एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वो यहाँ पर बाहर जाके देखता है तब उसे बस धुआं दिखाई देता है और तभी एक अजीब सी चीज उसको खिड़की से बाहर खींच लेती है और वो नीचे जाके गिरता है पीठ के बल। शिकी के सामने अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो आदमी शिकी से पूछता है, तो तुम ही हो शिकी इचिनो से। लेकिन तभी एक गाड़ी उस आदमी को टक्कर मारती है और ये गाड़ी चलाने वाला होता है सुयोशी। सुयोशी यहाँ पर शिकी को कार में आने के लिए कहता है। अगले सीन में ये लोग ड्राइव करते हुए बहुत दूर पहुंच जाते हैं। सुयोशी कहता है कि अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, इस देश को छोड़ के जाने का। शिकी कहता है, पप्पा क्या आपने कोई लोन वोन लिया है क्या? अरे जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी क्यों चला दी? इस पर सुयोशी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ हुआ भी होगा उससे। शिकी कहता है, अरे लेकिन मुझे तो लगता है ना उसको कुछ हुआ होगा। अब सुयोशी यहाँ पे बहुत सीरियस हो जाता है और वो शिकी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही बार ये बात कहूंगा। सुयोशी उससे कहता है कि तुम एक डीमन के वंश से हो और वो आदमी जिससे तुम अभी मिले वो मोमोतारो के वंश से है। शिकी कहता है, पप्पा ये मजाक का समय नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक ही वो आदमी इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी बहुत अजीब सी चीज से ढक जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सुयोशी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाता और उनकी गाड़ी एक जगह पे जाके रुक जाती है। सुयोशी बाहर आता है और वो शिकी को चलने के लिए कहता है अपने साथ और अब इनकी गाड़ी भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। इस चीज से यहाँ पर सुयोशी का ध्यान भटकता है एंड जैसे वो पीछे देखता है वो ये पाता है कि शिकी गायब हो चुका है और वो जो काली अजीब सी चीज है वो एक वेयर हाउस में जाती हुई दिखाई देती है। सुयोशी ये चीज देखता है और वो भी उस वेयर हाउस में चले जाता है। उस वेयर हाउस के अंदर उसी आदमी ने शिकी को बांध के रखा होता है। यह आदमी शिकी को कहता है, तुम्हारे अंदर एक डीमन का खून है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तुम जैसे लोगों को खत्म करना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है सामीदारे। शिकी उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अब यहाँ पर सुयोशी आता है। वो बोलता है कि मोमोतारो और डीमंस के बीच बहुत पहले से लड़ाई होते हुए आ रही है। मोमोतारो के जितने भी डिसेंडेंट थे वो एक साथ आए और उन सभी को मोमोतारो एजेंसी के नाम से जाना जाता है और इन्हीं लोगों के डर से
डीमंस ने ह्यूमंस के बीच में छुपना चालू कर दिया। तभी यहाँ पर सामीदारे एक वेपन क्रिएट करता है और अब सामीदारे और सुयोशी दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सामीदारे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सुयोशी भी यहाँ पर एक वेपन क्रिएट कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये लोग वेपन की तरह यूज कर रहे हैं वो है ब्लैक मिस्ट। ये चीज बस मोमोतारो के वंश के लोगों के पास ही होती है। सामीदारे सुयोशी को यहाँ पर सीनियर कहता है और वो कहता है हमारी एज काफी ज्यादा हो गई है। सुयोशी मोमोतारो एजेंसी का ही एक मेंबर हुआ करता था और सुयोशी का असली नाम है सुयोशी मोमोगावारा। सुयोशी कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शिकी अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसके फादर मोमोतारो के वंश से है। सुयोशी सामीदारे को कहता है कि मेरा नाम इचिनोसे सुयोशी है। सामीदारे कहता है नाम चेंज करने से आपका वंश चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी हो आप ये चीज तो नहीं भूले होगे कि डीमंस कितने खतरनाक होते हैं। सामीदारे सुयोशी से कहता है आपने एक डीमन को बचाया है और इसलिए आपको भी अब खत्म किया जाएगा। एंड तभी यहाँ पर सुयोशी सामीदारे के ऊपर अटैक कर देता है। सामीदारे भी यहाँ पर सुयोशी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर इन लोगों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और ये लोग दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन से अटैक कर रहे होते हैं। शिकी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके सामने आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। सामीदारे सुयोशी से पूछता है कि वो एक डीमन को क्यों बचा रहा है। वो लोग बस राक्षस हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। शिकी कहता है कि उसके फादर ने ये बात उसको कभी बताई क्यों नहीं। सुयोशी अब यहाँ पर सामीदारे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सामीदारे उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसी के साथ मौका देखते ही सुयोशी के ऊपर अटैक भी। और सामीदारे के इस अटैक से सुयोशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। शिकी यहाँ पर अपने पापा की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सामीदारे सुयोशी के पास जाकर कहता है आपको क्या लगा था आप मुझे हरा सकते हो। शिकी सामीदारे के ऊपर गुस्से में चिल्लाता है। सामीदारे अब शिकी के पास जा रहा होता है, लेकिन सुयोशी उसके पैर को पकड़ लेता है। सामीदारे सुयोशी से पूछता है कि वो एक डीमन को क्यों ही बचा रहा है। सुयोशी कहता है तुम्हें क्या लगता है एक फादर को रीजन चाहिए होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसने आज तक कुछ भी गलत नहीं करा और उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन सामीदारे अब यहाँ पर सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है। सामीदारे अब यहाँ पर अपने वेपन को क्रिएट करके सुयोशी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ ये चीज देखकर शिकी को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सामीदारे ने उसके पापा को नुकसान क्यों पहुंचाया, और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि वो सामीदारे को खत्म कर देगा। और शिकी अब यहाँ पर धीरे धीरे करके एक डीमन के अंदर बदल रहा होता है। सामीदारे अब देखता है कि शिकी अपनी जगह से गायब है और तभी सामीदारे के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है, लेकिन सामीदारे उस अटैक्स को डॉज कर लेता है और वो भी बहुत फास्ट है। सामीदारे ऊपर देखता है और वो नोटिस करता है कि शिकी उल्टा लटका हुआ है। शिकी अब नीचे आता है, जिसे देखकर अब सामीदारे कहता है ये अवेकेंड हो चुका है। सामीदारे बताता है कि डीमंस जो है वो ब्लड मैनिपुलेशन से फाइट करते हैं। शिकी अब यहाँ पर सामीदारे के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। शिकी और सामीदारे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और अटैकिंग में ही यहाँ पर सामीदारे शिकी का एक हाथ उड़ा देता है, लेकिन शिकी यहाँ पर अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। सामीदारे बताता है कि वो लोग डीमंस को इसलिए खत्म करते हैं क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो एक टाइम के बाद अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। शिकी ब्लड को मैनिपुलेट करके बहुत सारे वेपन्स बना लेता है। ये चीज देखकर सामीदारे बहुत शॉक हो जाता है। शिकी अब यहाँ पर फायरिंग चालू कर देता है सामीदारे के ऊपर। सामीदारे भी अब यहाँ पर अपने वेपन से उन सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर होता है राउंड 2 और राउंड 2 में फिर से शिकी फायरिंग करने लगता है सामीदारे के ऊपर। सामीदारे मौका देखकर शिकी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन शिकी सामीदारे की फेस पर अटैक करता है, जिससे कि सामीदारे बहुत दूर जाके गिरता है। सामीदारे जमीन पे पड़ा हुआ होता है। शिकी उसके पास जाता है, उसके चेहरे पर अपना पैर रखता है और उसके जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट करता है सामीदारे के ऊपर। अब शिकी यहाँ पर सामीदारे के ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करता है और इस अटैक से वो जगह थोड़ी बहुत तबाह हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद शिकी को ही दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और वो खुद से कहता है कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ खड़ा होकर सामीदारे उसको देख रहा होता है और वो कहता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन की वजह से उसको ये कंफ्यूजन हो रही है। सामीदारे बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह एक वेपन को तैयार कर लेता है। सामीदारे शिकी के पास जाते हुए कहता है कि वो शिकी को खत्म कर देगा और इसी के साथ उसके सारे के सारे डर को भी। सामीदारे अब शिकी के ऊपर जैसे अटैक करने वाला होता है तभी उसके अटैक के बीच में सुयोशी आ जाता है और ये अटैक सुयोशी को लग जाता है। सामीदारे सुयोशी को देखकर बोलता है तो आपको अभी भी उस बच्चे को ही बचाना है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वेयर हाउस के बाहर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ये चीज देखकर थोड़े शॉक होते हैं कि इस वेयर हाउस को क्या हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पर सामीदारे गायब हो जाता है। शिकी अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस को
बुलाने के बारे में सोचता है। सुयोशी शिकी से माफी मांगता है उससे ये बात छुपाने के लिए कि शिकी एक डीमन है। सुयोशी शिकी से कहता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने मोमोतारो और डीमंस दोनों को हराने के लिए। सुयोशी की बातें सुनने के बाद शिकी उसको चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई फाइनल स्पीच नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब सुयोशी खत्म हो जाता है। शिकी यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी यहाँ पर शिकी के पीछे एक आदमी आता है और वो आदमी शिकी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में अब कुछ अजीब लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जो मोमोतारो है वो वीक हो चुके हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें उस डीमन चाइल्ड यानी शिकी को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, और वही नहीं, जितने भी डीमन चाइल्ड है उन सबको अवेकनिंग से पहले। अगले सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। ये बंदा यहाँ पर कुछ डीमन चाइल्ड्स के बारे में बात कर रहा होता है और ये कहता है कि वो इस बात को नहीं जानता कि वो डीमन चाइल्ड्स कितने यूजफुल है। तभी सामने से फोन पर आवाज आती है, ध्यान रखना कि उन लोगों को कुछ ना हो। इसके बाद कुछ डीमंस को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उसे आदमी को दिखाया जाता है जिसने शिकी को बेहोश किया होता है और वो कहता है मुझे लगता है कि इसको इवेल्युएट करना बेकार रहेगा। इस शिकी के बचपन का सीन होता है और यहाँ पर वो मिट्टी से खेल रहा होता है एंड यहाँ पर सुयोशी आता है और वो शिकी से कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। शिकी भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि सामीदारे ने सुयोशी को खत्म कर दिया है। और इसके बाद सीन होता है प्रेजेंट का। शिकी यहाँ पर एक चेयर पे होता है और वो भी पूरी तरीके से बंधा हुआ। शिकी के पीछे वही आदमी होता है जिसने शिकी को चेयर से बांधा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शिकी से कहता है कि उसने शिकी को जानबूझकर नहीं जगाया क्योंकि उसको शायद वो बातें समझ नहीं आती जो कि वो आदमी उसको बताता। अगर शिकी जरा सा भी नींद में होता तो वो आदमी उससे कहता है कि उसको इनएफिशिएंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस आदमी का नाम है नाइटो मुदानो और वो भी शिकी की तरह ही डीमन है। नाइटो शिकी से कहता है कि उसके फादर की बॉडी को उन लोगों ने कहीं पे अच्छे से स्टोर कर दिया है। नाइटो बताता है कि वो शिकी को यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया है। पहला उसके इवैल्यूएशन के लिए और दूसरा उसे बचाने के लिए। नाइटो फटाफट से पीछे जाता है और एक बोर्ड को उसके सामने लेके आता है। शिकी अब यहाँ पे नाइटो को देखता है और नाइटो शिकी को बताता है कि ये रोलर स्केट्स हैं जो कि वो पहनता है फास्ट और एफिशिएंट होने के लिए। अब वो शिकी को मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताता है। अगर मोमोतारो एजेंसी को अच्छे से बताया जाए तो वो मोमोतारो के डिसेंडेंट्स हैं, यानी वंशज। मोमोतारो एजेंसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमंस को खत्म करते हैं पकड़ पकड़ के। उनको रोकने के लिए डीमन एजेंसी को बनाया गया है। नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और वो उनको बताता है कि क्या वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट है भी या नहीं, और बस यहाँ पर बात इनकी पूरी होती है। नाइटो अब यहाँ पे शिकी का मुंह खोल देता है, लेकिन शिकी उसको पूरा खोलने के लिए कहता है। शिकी नाइटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर उसने शिकी के डैड के साथ कुछ भी आलतू फालतू चीज करी तो वो नाइटो को छोड़ेगा नहीं। शिकी की बात सुनकर नाइटो उसका एक पॉइंट काट लेता है। नाइटो शिकी से कहता है कि उसने शिकी को पहले बता दिया था कि उसके डैड को उन लोगों ने अच्छे से स्टोर कर रखा है कहीं पर। नाइटो शिकी से कहता है तुम्हारा दिमाग चलता उलता नहीं है क्या? शिकी ने अभी अभी उसकी लाइफ के 35 सेकंड वेस्ट कर दिए एक क्वेश्चन पूछ के। शिकी कहता है कि उसको नाइटो की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको नाइटो के ऊपर भरोसा ही नहीं है। नाइटो कहता है कि शिकी बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब नाइटो शिकी से कहता है एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद ही अब तुम्हारा इवैल्यूएशन शुरू होगा। लेकिन शिकी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट से छोड़ दे, और ये सुनकर नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाइटो उससे कहता है तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हें पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हें इवैल्यूएट किया जा रहा है। शिकी को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। शिकी कहता है मैंने कभी भी इवैल्यूएशन के बारे में सुना नहीं आज तक, और उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। इसलिए शिकी नाइटो से कहता है कि वो उसको फटाफट से छोड़ दे क्योंकि उसको उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसके पापा की बुरी हालत करी। ये सुनकर नाइटो शिकी से कहता है वो सब ठीक है, लेकिन इतना डरावना लुक मत दो मुझको। अब नाइटो यहाँ पर अपनी टाई उतारता है उसका एक टेस्ट लेने के लिए। नाइटो को लगता है कि जो स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड है वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। नाइटो अब शिकी के पीछे आता है और वो बोलता है अब पता चलेगा कि तुम काम के हो भी या नहीं। नाइटो अब अपनी टाई से शिकी की गर्दन को पकड़ लेता है और वो उसको ऊपर खींच लेता है। शिकी को अब यहाँ पे इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। नाइटो शिकी से कहता है इस चीज से बचने के लिए अपने दिमाग का यूज करो, और अगर नहीं कर सकते तो भुगतो। शिकी यहाँ पे इस चीज को सहन नहीं कर पाता और वो हिलना ही बंद कर देता है। लेकिन जो उसका गिरा हुआ ब्लड है वो फ्लोर पे दिखता है और शिकी जो है अब ब्लड मैनिपुलेशन करने लगता है, जिसके बाद वो नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है। नाइटो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, तभी वो अपने लेफ्ट हैंड साइड देखता है जहाँ पर शिकी अपनी डीमन फॉर्म में होता है और उसके हाथ में होती है एक मशीन गन जो कि नाइटो की तरफ ही फेस कर रही होती है। अब यहाँ पे शिकी जो है वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर इस चीज को देखते हुए नाइटो जो है वो शिकी के 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो कहता है मुझे लगता है कि तुमको यही नहीं पता कि
डीमन ब्लड को यूज कैसे किया जाता है। लगता है मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। नाइतो कहता है कि वो ये बात जानता है कि शिकी को इन सारी चीजों से कुछ भी याद नहीं रहने वाला। अब शिकी नाइतो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। नाइतो बताता है कि अगर उसने इस समय पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन वो जरा सी भी लापरवाही नहीं करेगा। अगले सीन में शिकी बेहोशी की हालत से उठता है और वो देखता है कि उसके हाथ जो है वो पहले की तरह ही हो चुके हैं। नाइतो उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो रूम है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रखा है, जिसके बाद नाइतो कहता है डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा हार्ड है। शिकी कहता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि नाइतो आखिर कह क्या रहा है और ये अजीब सी चीज क्या है जो नाइतो के हाथ में है। नाइतो कहता है कि वो अपना डीमन ब्लड कंट्रोल कर रहा है और इससे आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नाइतो जो है वो शिकी को डिस्क्वालीफाई कर दे। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये बंदा उससे कह क्या रहा है, लेकिन अभी तक उसको एक बात समझ आ चुकी है कि जो बंदा उसके सामने है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिकी नाइतो से कहता है कि वो नाइतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन नाइतो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या शिकी उसका स्टूडेंट बन सकता है। शिकी को यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है, लेकिन नाइतो यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है। तुम लड़ाई में अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर पाते, ना तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो ना ही अपने दिमाग को। सीधी सी बात है, तुम यूजलेस हो। नाइतो की सारी बात सुनने के बाद यहाँ पे बस एक चीज आ रही होती है शिकी को, और वो है बहुत ज्यादा गुस्सा। नाइतो उससे कहता है, अब तुम्हें हटाने का समय आ चुका है। नाइतो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वो अपने अंगूठे को काट लेता है। इस चीज से उसका ब्लड फ्लो होता है और वो अपने ब्लड से एक वेपन बना लेता है। अब यहाँ पर ये चीज देखकर शिकी जगह से भागना चालू कर देता है, लेकिन वो वहाँ से भागता नहीं है, वो घूम के वापस आता है और अपने हाथ को जमीन पे से रगड़ने लगता है। नाइतो अब अपने वेपन को आगे कर लेता है और उसका वेपन कुछ ऐसा बन जाता है। नाइतो अब ये सोच रहा होता है कि जो शिकी है वो उसके ऊपर कैसे अटैक करेगा। शिकी अब यहाँ पे ऊपर कूदता है और वो अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके एक गन बना लेता है। नाइतो इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और जो शिकी है वो नाइतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस चीज से वो पीछे आ जाता है और वो देखता है कि ये चीज काम कर गई। बट शिकी देखता है कि नाइतो ने उसका अटैक बहुत ज्यादा आराम से रोक लिया होता है। नाइतो कहता है कि शिकी जो है वो बस अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कुछ पे से। नाइतो अब यहाँ पे फिर से शिकी को यूजलेस कहता है और उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिकी यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और ये चीज देखते हुए नाइतो भी अपने अटैक को रोक लेता है। नाइतो ये चीज देखकर ये सोच रहा होता है कि अभी अभी शिकी ने अपने ब्लड को कंट्रोल किया और इसके साथ साथ खुद को भी। नाइतो शिकी से पूछता है कि उसने जो अभी किया वो कैसे किया। शिकी कहता है कि अगर नाइतो को ये बात जाननी है तो उसको शिकी को अपना स्टूडेंट बनाना होगा। नाइतो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन शिकी कहता है, झूठ मत कहो यार। शिकी बोलता है कि नाइतो ने ही बताया था डीमन ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में, और जब उसने नाइतो को अपनी उंगली कट करके अपने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए देखा तब यहाँ पे शिकी को एक आइडिया आया, और अगर नाइतो और शिकी दोनों ही डीमन है तो शिकी को लगा कि वो नाइतो को कॉपी कर सकता है। शिकी ने बस अपने आप को ये बोला कि उसको अपने हाथ से वेपन बनाना है और ये चीज काम कर गई उसके लिए। शिकी की बात सुनकर नाइतो कहता है, ये क्या फालतू बात कर रहे हो तुम। नाइतो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शिकी ने जो अभी बात बताई आखिर वो उस चीज से ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जो गुस्से वाले बंदे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने ब्लड को कंट्रोल करने में। अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को बहुत ज्यादा शांत रखना पड़ता है, लेकिन ये लड़का शिकी बहुत ज्यादा अलग है। शिकी अब नाइतो से कहता है कि जो भी नाइतो उसको सिखाएगा वो सब सीख लेगा और वो भी एक यूजफुल बंदा बन जाएगा जैसा नाइतो चाहता है। लेकिन नाइतो जो है वो फिर से शिकी को मना कर देता है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, एंड अब वो यहाँ पे एक नया वेपन बना लेता है। अब यहाँ पे नाइतो शिकी के पास जाता है और वो अपने वेपन से शिकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो उसके बगल में अटैक करता है, ना कि उसके ऊपर। नाइतो उसे कहता है कि उसने थोड़ी देर सोचा और वो इस फैसले पे आया है कि वो शिकी को अपना स्टूडेंट बना लेगा। अब नाइतो को ये लग रहा होता है कि उसने शिकी को बहुत जल्दी फेलियर बोल दिया, अब वो शिकी को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता है चीजों के बारे में। नाइतो कहता है कि जिस आइलैंड पे वो लोग अभी हैं उसे कहा जाता है हेल्स डोर स्टेप, और इस आइलैंड के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया है डीमंस के लिए जिसका नाम है रासेत्सु अकेडमी, एंड इस स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शिकी हैरान हो जाता है। नाइतो शिकी के मुंह पे मारता है और वो कहता है कि रासेत्सु अकेडमी में वो ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में सीखेगा, और जो नाइतो है वो उसका होम रूम टीचर है। शिकी जो है वो अब एक जगह पे रहेगा जहाँ पे वो हर दिन ट्रेनिंग करेगा
जिससे कि वो मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ पाए। शिकी नाइतो से पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो सच में स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। नाइतो कहता है कि ये चीज तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर शिकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती तो शिकी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। शिकी कहता है कि अगर वो इस चीज से स्ट्रॉन्ग बन पाएगा तो वो ये चीज जरूर करेगा और वो उस स्कूल को भी ज्वाइन करेगा जिसके बारे में नाइतो बता रहा है। अगले सीन में शिकी को ये रियलाइज होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीज है। नाइतो बताता है कि ये चीज प्रूफ है कि जो शिकी है उसका डीमन ब्लड अवेकन हो चुका है। ट्रेनिंग के साथ वो इस चीज को गायब भी कर सकता है। शिकी अब यहाँ पे कपड़े चेंज करके आ जाता है और नाइतो उसको बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि पास हुआ है। जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनके मुकाबले शिकी काफी वीक है। शिकी अब नाइतो से उसके डैड के बारे में पूछता है। नाइतो बताता है कि उसके डैड की बॉडी को एक जगह पे रखा गया है। नाइतो अब यहाँ पे क्लास में जाने लगता है और वो शिकी से कहता है तुम्हारे पास बस 15 सेकंड है, फटाफट से क्लास में आओ। अगले सीन में नाइतो और शिकी दोनों क्लास के बाहर होते हैं। शिकी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो क्लास में एंट्री कैसे करे। शिकी अब यहाँ पे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए नाइतो उसको लात मारता है और शिकी अपने फर्स्ट दिन क्लास में कुछ ऐसी एंट्री लेता है। एंड जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है वहाँ पे बस कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं। शिकी देखता है कि उसके नाक से खून बह रहा होता है, इसलिए वो अब एक बंदे से टिश्यू मांगता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो। इस बंदे का नाम होता है जिन। शिकी अब जिन के पास जाता कहता है ये कुछ ज्यादा ही रूड है। शिकी उस पे हंसता है क्योंकि वो देखता है कि उसके सर पे हॉर्न्स नहीं है। शिकी उससे बोलता है पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नहीं हुआ होगा, तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन वो बंदा उसको अपने हॉर्न्स दिखा के कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो यार। अब यहाँ पे पीछे किकारी नाम का लड़का होता है, वो जिनसे कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो। जिन उससे कहता है तुम अलग नहीं हो। इकारी को यहाँ पे जिनकी बात में गुस्सा आता है और वो कहता है आजा भिड़ले भाई। तभी एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम है साजानामी। वो कहती है जाओ यार फटाफट से लड़ो। तभी एक यूसुरुबे नाम का लड़का कहता है तुम लोग शांत बैठो। एक हुमारे नाम की लड़की भी होती है, वो शिकी से कहती है कि उसके पास टिश्यू नहीं है। यहाँ पर एक रोकुरो नाम का लड़का भी होता है, वो कहता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। यूसुरुबे अपनी बुक से एक पेज फाड़ कर शिकी को देने लगता है। वो कहता है तुम इसका यूज कर लो। शिकी कहता है इस चीज को अपने नाक में डालूंगा ना तो मुझे और ज्यादा दर्द होगा। शिकी अब यहाँ पे जिनकी डेस्क पे बैठ के उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन अचानक से यहाँ पे नाइतो इन दोनों के पीछे जाता है और कहता है तुम यहाँ पे खेलने नहीं आए हो। ये दोनों अब यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि नाइतो इतने अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। शिकी नाइतो से कहता है कि उसको सीट बदलनी है क्योंकि वो इस आदमी के बगल में नहीं बैठ सकता। नाइतो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल रूल्स के बारे में बताना था, लेकिन आज वो कुछ और करेंगे। ये सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो सारे के सारे डीमंस हैं, तो वो लोग पकड़म पकड़ाई का गेम खेलेंगे। शिकी सुनकर कहता है गेम खेलना है। अगले सीन में ये लोग क्लास के बाहर होते हैं। नाइतो उनको बताता है कि ये है शिनरा फॉरेस्ट और उन लोगों के पास बस 1 घंटा है स्कूल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें नाइतो से पकड़े जाने से बचना होगा। अगर नाइतो उन्हें पकड़ लेता है तो वो उन्हें वहीं के वहीं रोक लेगा और अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं तो ये गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। शिकी ये बात सुनकर कहता है कि ये तो बस एक नॉर्मल पकड़म पकड़ाई का गेम है। नाइतो कहता है अगर तुम लोग समय से पहले स्कूल में नहीं पहुंचे तो तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा। नाइतो कहता है कि ये चीजें बस एक ट्रेनिंग है और जो लोग इस जगह से ग्रेजुएट होंगे बस वही लोग मोमोतारो एजेंसी के साथ फाइट करेंगे। नाइतो बताता है कि वो इस गेम में अपना ब्लड यूज नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने भी अपना कंट्रोल खोया तो तब उस केस में नाइतो अपना ब्लड यूज करेगा। जिन नाइतो से कहता है तुम्हें लगता है तुम हमें ऐसे हरा दोगे। नाइतो जिनसे कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। शिकी यहाँ पे सोचता है क्या सच में। नाइतो देखता है कि सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस गेम के लिए, लेकिन शिकी थोड़ा सा डाउन है। नाइतो शिकी से पूछता है क्या वो इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शिकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करेगा। नाइतो उन्हें बताता है कि इनको अगर गोल पे पहुंचना है तो उनको ये चीज चाहिए होगी, जिसके बाद वो ये चीज फेंक देता है आसमान में। अब नाइतो यहाँ पर बताता है कि वो इन 6 लोगों को 3 ग्रुप में बांटेगा। पहले ग्रुप में होंगे हुमारे, शिकी और जिन। दूसरे ग्रुप में होंगे इकारी और यूसुरुबे एंड तीसरे ग्रुप में होंगे रोकुरो और साजानामी। नाइतो बताता है कि दूसरे और तीसरे ग्रुप को बस एक ही बॉल चाहिए होगी। इसके बाद नाइतो कहता है कि ये लोग पहले जाएंगे अंदर और नाइतो 15 मिनट बाद आएगा। शिकी बताता है कि वो जिन के साथ टीम अप नहीं करना चाहता। इस पर नाइतो कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हें स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है और ये सुनकर शिकी चुप हो जाता है। हुमारे अब यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देती है शिकी को। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो एक ऐसा लड़का था जो कि बचपन से ही लड़ाइयाँ बहुत करता था और जो भी लड़कियां होती थी वो शिकी से दूर ही रहती थी। लेकिन शिकी देखता है कि हुमारे उससे बात कर रही है, इसलिए शिकी उससे कहता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। हमारे अब यहाँ पर जिन को भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन जिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता उसको। ये चीज देखते हुए हमारे बहुत दुखी हो जाती है।
शिकी कहता है ओए मार्क्स वाले लड़के, तूने उसको रुला दिया है। शिकी अब हमारे को ये बात समझाने लगता है कि वो रोकर अपना फेस खराब ना करे क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनने के बाद हमारे ब्लश करती है। शिकी हमारे से कहता है कि वो दोनों मिलकर इस गेम को पूरा कर लेंगे। इसके बाद शिकी जिन से कहता है कि अब उसको ये गेम अकेले ही खेलना पड़ेगा। ये सुनकर जिन शिकी से कहता है कि हर 5 सेकंड में तुम्हारा मेरे से बात करना जरूरी है, तुम बस अटेंशन चाहते हो क्या मेरा? खैर जो भी हो, तुम थोड़ी देर में वैसे भी स्कूल से बाहर निकलने वाले हो तो कर लो जो करना है। अच्छा यही रहेगा कि तुम गेम को अभी छोड़ दो। ये कहता है कि उसके पास एक गोल है इसलिए वो गिव अप नहीं कर सकता। जिन कहता है कुछ फालतू की बात ही होगी तुम्हारी। जिस बात को सुनकर शिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ना तो अब यहाँ पर गेम स्टार्ट करने के लिए रहता है और वो सबसे पहले ग्रुप 1 को अंदर भेजता है। सबसे पहले यहाँ पर जिन भागता है, उसके पीछे शिकी। उन दोनों के अंदर जाने के बाद हमारे अंदर जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट आगे बढ़ रहा होता है। जिन यहाँ पर बस नाइटो की ही बातों को याद कर रहा होता है। नाइटो ने उसे कहा था अगर जिन नाइटो पर थोड़ा सा भी हमला कर देता है तो नाइटो उसको इमीडिएटली पास कर देगा। जिन कहता है कि अभी उसके पास चांस है। जिन कहता है कि अगर वो बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो अपनी पसंदीदा यूनिट में जा पाएगा और वो उससे मिल पाएगा। अब यहाँ पर जिन किसी की बात कर रहा होता है लेकिन जिन अपने पीछे देखता है कि उसका पीछा शिकी कर रहा है। शिकी जिन से कहता है कि जिन ने उसके गोल को मीनिंगलेस क्यों कहा, वो अभी के अभी अपनी बात को वापस ले। जिन भी अब यहाँ पर अपना मार्क्स उतार के कहता है कि उनके पास बस 2 ही बॉल्स हैं तो इसलिए उनको फाइट तो करनी ही पड़ेगी। शिकी जिनसे कहता है कि वो अपने पुराने घाव को क्यों दिखा रहा है, ये काम तो कमजोरों का होता है। जिन शिकी से कहता है अच्छा अगर तुम एक कमजोर से हार जाओगे तब तुम क्या कहलाओगे, कचरा। अब जिन यहाँ पर अपने स्टिचेस को खोलता है। जिन के हाथ से ब्लड निकलता है और जिन ब्लड मैनिपुलेशन करके एक वेपन तैयार कर लेता है। ये चीज देखकर शिकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है तुमने ये चीज ऐसे करी जैसे कि ये चीज तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। जिन उससे कहता है अच्छा तुम क्यों नहीं कर सकते। ये बात सुनकर शिकी को गुस्सा आ जाता है। जिन ये चीज देखकर कहता है अगर तुम डर चुके हो तो तुम भाग सकते हो। शिकी उससे कहता है कि अगर वो अभी भाग गया तो वो अपने पापा का बदला नहीं ले पाएगा। जिन इस बात को सुनकर कहता है अच्छा तो तुम अपने पापा का बदला लेने यहाँ पर आए हो। इस बात को सुनकर जिन कहता है तो इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। शिकी कहता है कि उसने कभी ये चीज उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करी। शिकी भी अब यहाँ पर अपने ब्लड को निकाल के ब्लड मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। जिन कहता है तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ पॉइंटलेस है। शिकी सोचता है कि जिन इतने आराम से ये चीज कैसे कर पा रहा है। अब वो सोचता है कि अगर वो थोड़ा सा और फोकस करे तो ये चीज काम कर सकती है। शिकी को अब यहाँ पर बस एक चीज को सोचकर गुस्सा आ रहा है और वो ये है कि जिन ब्लड मैनिपुलेट कर पा रहा है लेकिन शिकी नहीं। लेकिन अब वो बिना ब्लड मैनिपुलेशन के ही फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। शिकी देखता है कि जिस लकड़ी से वो लड़ रहा होता है वो टूट जाती है पल भर में। अगले सीन में हुमारे को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पर हुमारे को उनकी फाइट की आवाज आती है जहाँ वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही उसका पैर लकड़ी से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हुमारे अब यहाँ पर खुद को बस यूजलेस समझ रही होती है और वो कहती है कि उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसको याद आता है कि शिकी ने उससे कहा था कि वो दोनों मिलकर इस गेम को जीतेंगे। लेकिन अब वो यहाँ पर ये चीज सोचकर दुखी हो जाती है कि उसको हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जिसके बाद वो उस तरफ जाने लगती है जहाँ से आवाज आई होती है। हमारी उस तरफ जाने लगती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बस उससे थोड़ी ही दूरी पर बॉल पड़ी थी। अब यहाँ पर इन लोगों को भी अंदर से आवाज आई होती है और ये लोग सोचते हैं कि इनको भी वहाँ पर जाना चाहिए। यूसुरुबे अभी मना कर देता है और वो कहता है कि अभी उनकी बारी नहीं आई। अगले सीन में जिन को दिखाया जाता है जो कि शिकी पर अटैक कर रहा होता है और शिकी उसके अटैक से बच जाता है। शिकी अब यहाँ पर जैसे ही जिन को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, जिन पीछे हट जाता है जिसके बाद जिन शिकी पे पंच कर देता है। शिकी अब ये सोच रहा होता है कि जिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिकी जिन पर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है लेकिन जिन उसके अटैक से बहुत आराम से बच रहा होता है। शिकी अब ये सोचने लगता है कि जिन जो ब्लड मैनिपुलेशन कर रहा है वो उसकी ब्लड मैनिपुलेशन से काफी ज्यादा अलग है और उसको ब्लड कंट्रोल करने का मतलब अभी तक समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर जिन उसके पास आता है और वो शिकी को पंच मार के दूर फेंक देता है। शिकी अब यहाँ पर लेटे हुए सोच रहा होता है, उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही। जिन कहता है कि उसको अपना ब्लड यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि शिकी जो है वो उड़ जाता है। ये चीज देखते ही यहाँ पर जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन से बनाए गए वेपन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी यहाँ पर इसी बीच हुमारे आ जाती है। शिकी देखता है कि वो अटैक हुमारे को लगने वाला होता है लेकिन शिकी यहाँ पर टाइम रहते हुमारे को बचा लेता है। हुमारे देखती है कि शिकी को चोट लग गई होती है। जिन शिकी से कहता है कि अगर तुम इस छोटे से अटैक से डर गए तो इसका मतलब ये है कि तुम लंबा नहीं टिक पाओगे यहाँ पर। शिकी जिनसे कहता है कि अब वो उसको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। पीछे यहाँ पर हुमारे जो है वो शिकी से बस माफी मांगते जा रही है। हुमारे कहती है कि ये सारी की सारी उसी की गलती है
जिस वजह से शीकी हर्ट हुआ। शी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी की सारी तो उस लड़के जिन की गलती है। शी कहता है कि उसको इतनी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही शीकी को ये दिखाई देता है कि वो जो लड़की हुमारे है उसने अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके एक बड़ी सी दिखने वाली चीज बना ली है। ये चीज देखकर जिन कहता है कि डीमंस के पास रेगुलर ह्यूमन से ज्यादा ब्लड होता है, लेकिन इतना ज्यादा होगा ये मुझे पता नहीं था। तब ये दोनों हुमारे को देखते हैं। हुमारे उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये चीज तुम्हें खत्म कर देगी। इसके बाद अगले सीन में नाइटो को दिखाया जाता है जो कि बस एक जगह पर खड़ा होता है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आती है और वो नाइटो से कहती है आज तो स्कूल का ओरिएंटेशन डे था ना, और तुमने उन बच्चों को स्कूल के पहले ही दिन इतना भयंकर टास्क दे दिया। नाइटो कहता है कि ट्रेनिंग कराना उसको ज्यादा बेहतर लगा फालतू की एक्सप्लेनेशन देने से। प्रिंसिपल बताती है कि हर साल बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं और कुछ तो बस इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वो डीमंस से रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल बस ये चाहती है कि उन सभी डीमंस को एक अच्छी जगह मिले। इस पर नाइटो कहता है कि अच्छी जगह जैसा कुछ नहीं होता, अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है तुम बहुत अच्छे हो नाइटो, और प्रिंसिपल अब यहाँ पर नाइटो को उन बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए कहती है, और ये चीज कहने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस बड़ी सी चीज ने शीकी और जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और जिन भी यहाँ पर काउंटर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस चीज का कोई फायदा नहीं होता। शीकी हमारे से कहता है कि क्या वो इस चीज को रोक नहीं सकती। हमारे पास उससे माफी मांगती है और वो माफी मांगते हुए ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए वो कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। शीकी अब यहाँ पर हमारे को उस चीज से दूर करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि वो जो चीज है वो हमारे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जिन ये चीज देखकर कहता है कि क्या हमारे का ब्लड सोच सकता है। ये चीज अब यहाँ पर अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड निकालती है और शीकी एंड जिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शीकी और जिन इस अटैक से बच जाते हैं। हमारे उस चीज को रुकने के लिए कहती है और वो उस चीज को अपनी बहन भी बोलती है। शीकी हमारे से कहता है कि वो हमारे को इस हालत में तो छोड़ के नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर ये चीज इतनी जोर से चिल्लाती है कि जो बाहर खड़े स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज को महसूस कर लेते हैं। नाइटो भी यहाँ पर ये चीज देख लेता है और वो कहता है कि अच्छा तो ये है हमारे का ब्लड एक्लिप्स रिलीज। शीकी यहाँ पर फिर से अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कर नहीं पाता। नाइटो शीकी को देखकर कहता है कि अब ये चीज काम नहीं करने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम बस वो शीकी का लक था। शीकी कहता है कि वो आज से पहले कभी भी किसी भी फाइट को नहीं हारा। शीकी अब यहाँ पे रोने लगता है और वो सोचता है कि कमजोर होना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इस चीज को जिन देख लेता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें रोना ही है तो तुम कहीं और जाके रो। शीकी कहता है कि वो रो नहीं रहा था। अब जिन आगे बढ़ता है और अपने ब्लड मैनिपुलेशन से दो आरी बना देता है। नाइटो भी जिन को ही देख रहा होता है और वो कहता है कि एक ही समय पर दो डिफरेंट वेपन बनाना, इसके लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। नाइटो कहता है कि डीमंस जो है वो अपने ब्लड से कोई सा भी वेपन बना सकते हैं, लेकिन ब्लड से एक यूनिक वेपन को तैयार करना, इसी को कहते हैं ब्लड एक्लिप्स रिलीज। जिन अब यहाँ पर इस चीज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसकी गर्दन को निशाना बनाता है, लेकिन वो उसकी गर्दन पे अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वो चीज अपने आप को बचा लेती है। दूसरी तरफ शीकी भी अपने ब्लड मैनिपुलेशन को यूज करने का ट्राई कर रहा होता है। शीकी अब यहाँ पर इनको देखकर ये समझ जाता है जिन जो चीजें बना रहा है वो काटने के लिए बना रहा है और हमारे ने इस अजीब सी चीज को बनाया होता है। अब यहाँ पर शीकी को याद आता है कि उसने पहले एक गन बनाई थी। अब दूसरी तरफ यहाँ पर जिन को भी लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। नाइटो इस चीज को समझ जाता है और वो लड़ाई के बीच में कूदने वाला होता है और तभी पीछे यहाँ पर शीकी को दिखाया जाता है जो कि ब्लड एक्लिप्स रिलीज का यूज कर लेता है। नाइटो शीकी को देखकर बोलता है तो इसने फाइनली पता लगा लिया। शीकी अब यहाँ पर अपने वेपन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर वो फाइनली उस चीज के ऊपर अटैक कर देता है एंड अब यहाँ पर एक ही अटैक से वो चीज खत्म हो जाती है। जिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नाइटो भी इस चीज को देख लेता है और वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि शीकी ने अपने ब्लड मैनिपुलेशन से एक बहुत खतरनाक सी गन बना ली होती है एंड अब यहाँ पे वो अटैक कर देता है उस बड़ी सी चीज के ऊपर। इसी अटैक से ये बड़ी सी चीज खत्म हो जाती है और जिन ये चीज देखकर दंग रह जाता है। नाइटो भी शीकी की इस पावर को देखकर सरप्राइज हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो जाती है। जिन ये बात नोटिस करता है कि शीकी ने ना बस उस बड़ी सी चीज को खत्म किया है बट इसी के साथ ही उसने वहाँ का वेदर भी चेंज कर दिया। शीकी अब हमारे के पास जाता है उससे पूछने की वो कैसा फील कर रही है, लेकिन यहाँ पे शीकी खुद भी बहुत ज्यादा थका थका सा फील करने लगता है। नाइटो यहाँ पर आता है और वो शीकी को बताता है कि उसने अभी अभी बहुत सारा ब्लड लूज करा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा कमजोर फील कर रहा है। अभी शीकी नाइटो की बात को गलत प्रूफ करने के लिए अपनी बॉडी को उठा रहा होता है और वो उठ भी जाता है, लेकिन अगले सेकंड वो नीचे गिर जाता है। नाइटो शीकी को कहता है कि अगर वो ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्लड यूज करता रहा तो ये चीज उसको दिक्कत दे सकती है। नाइटो अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शीकी की जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शीकी नाइटो से कहता है कि वो हमारे को जाकर चेक करे क्योंकि नाइटो शीकी को बाद में भी देख सकता है। नाइटो कहता है कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। नाइटो अब ये सोचता है कि शीकी की हालत खुद इतनी ज्यादा खराब है लेकिन तब भी वो दूसरों की
चिंता कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे अचानक से जिन आ जाता है और वो नाइटो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नाइटो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो जिन को पीछे धकेल देता है। जिन कहता है कि वो उन दोनों के बारे में चिंता करके क्यों टाइम वेस्ट करे। नाइटो जिन से कहता है, सोचो अगर उस लड़की को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो क्या करोगे। जिन कहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है और ये कहकर जिन दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। नाइटो कहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है, लेकिन वो जिन जैसे लोगों को पसंद नहीं करता। जिन कहता है कि वो चाहता भी नहीं कि नाइटो उसको पसंद करे। जिन अब दोबारा से नाइटो से पूछता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी खत्म कर दिया तो क्या सच में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और अपनी पसंद की टीम को ज्वाइन कर पाऊंगा। नाइटो कहता है हाँ ऐसा ही होगा, और जैसा कि उसने पहले कहा था कि वो अपने ब्लड का यूज नहीं करेगा यहाँ पर, तो इसीलिए रिलैक्स रहने की जरूरत है जिन को। तभी अचानक से फिर से जिन नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है, बट नाइटो आराम से जिन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद जिन एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है नाइटो के ऊपर, लेकिन उसके एक भी अटैक से नाइटो को जरा सा भी डैमेज नहीं होता। नाइटो जिनसे कहता है कि वो ऐसे तो उसको कभी भी नहीं हरा सकता, और वैसे भी जो उसके हाथ में अम्ब्रेला है वो शो के लिए नहीं है। नाइटो अपने अम्ब्रेला का एक बटन दबाता है जिससे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। नाइटो जिनसे कहता है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्मोक में पॉइजन नहीं है। जिन सोचता है कि नाइटो ने सरप्राइज अटैक करने के लिए स्मोक बॉम्ब का यूज किया होगा, लेकिन अगर नाइटो उसके पास आएगा तो वो उसको बीच में से काट देगा। बट तभी अचानक से नाइटो जिन के ऊपर रबर बॉल से अटैक करता है और ये चीज देखते हुए जिन पेड़ के पीछे छुप जाता है। नाइटो बोलता है कि जिन जो है वो क्लोज कॉम्बैट करता है, इसलिए वो जिन से दूरी बना के रखेगा, और जिस चीज से वो अटैक कर रहा है वो रबर बॉल्स हैं। नाइटो जिन के वीक पॉइंट्स को टारगेट कर रहा है। जिन सोचता है कि भले ही नाइटो उससे दूर रह के फाइट कर रहा है, लेकिन उसके पास भी बहुत सारे तरीके हैं फाइट करने के। अब जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके एक नया हथियार बनाता है और वो नाइटो पे हमला कर देता है। उसके इस अटैक का नाम है ब्लड स्प्रे बाइसेक्शन डांस। ये देखकर नाइटो सोचता है जिन लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। जिन नाइटो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन नाइटो हर एक अटैक से बच जाता है। अचानक से जिन नाइटो के पीछे आ जाता है, बट नाइटो यहाँ पर फिर से एक स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है। धुएं की वजह से जिन अपने आसपास की चीजें देख नहीं पाता, तभी अचानक से यहाँ पे नाइटो उसके पीछे आता है और उसके पीठ पे एक पंच करता है, और इस पंच से जिन बहुत दूर जाके गिरता है। नाइटो अब जिन की गलतियां बताता है। नाइटो उससे कहता है कि वो अपने राइट हैंड का बहुत ज्यादा यूज कर रहा था और इसीलिए उस पे अटैक करना बहुत आसान था, और अगर जिनको ये लगता है कि वो इंजर्ड होके फाइट को जीत सकता है तो वो बिल्कुल गलत है। जिनको सबसे पहले अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को जांचना चाहिए। नाइटो अपने अम्ब्रेला से जिन को पकड़ लेता है और उसको बताता है कि उसने अपने ब्लड का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और अब वो इस अम्ब्रेला से भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये फाइट रियल होती तो अभी तक जिन बचता नहीं। जिन उस अम्ब्रेला से निकलने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाता। नाइटो जिन को कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि तुम अपने फादर को देखना चाहते हो। नाइटो जिन से कहता है कि वो ये बात जानता है कि उसके फादर एक मोमोतारो है। ये बात सुनकर शिकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है जिन के फादर भी एक मोमोतारो है। जिन बताता है कि उसके फादर एक मोमोतारो है और उसके फादर ने ही उसकी फैमिली को उससे छीन लिया, और उसकी बॉडी पर जितने भी स्कार्स हैं, ये सारे के सारे स्कार्स उसके फादर ने ही उसे दिए हैं। जिन कहता है कि उसने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा है और वो बस एक ही चीज के लिए जीता है कि उसको अपने फादर को खत्म करना है। जिन अब यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाता है खड़े होने के लिए और वो उस छाते से भी बाहर निकल जाता है, बट नाइटो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता और वो जिन का मुंह पकड़ के उसको जमीन पे गिराता है। नाइटो जिन से कहता है, अपने गोल्स को पाने के लिए अगर तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी पड़े तो वो गोल मीनिंगलेस है। नाइटो जिनसे कहता है कि उसको अपने गोल के लिए जीना चाहिए। अगले सीन में नाइटो किसी को कॉल पे कह रहा होता है कि यहाँ पे स्कूल नर्स को भेज दो, और वो इसी के साथ बताता है कि हमारे गेम से बाहर हो चुकी है, उसने जिनको पकड़ लिया है और अब बचा है शिकी। शिकी कहता है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है। नाइटो उसको बताता है कि अभी उसके पास तकरीबन 5 मिनट है। नाइटो उसको एक और बात कहता है, उसको रास्ते में ये बॉल पड़ी हुई मिली। शिकी उससे कहता है उसके हाथ में ये बॉल क्यों है और ये चीज सही नहीं है। नाइटो शिकी से कहता है कि उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो दूसरी बॉल को ढूंढे या फिर उसके हाथ में जो बॉल है वो उसे छीन ले। शिकी यहाँ पे पीछे मुड़ता है और वहाँ से भागना चालू कर देता है। नाइटो कहता है अच्छा तो ये भाग गया। नाइटो भी उसका पीछा करने लगता है। जिन ये चीज नोटिस कर लेता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता। तभी वो झाड़ियों में से शिकी को निकलते हुए देखता है। शिकी जिनसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसके बदले में जिनको उसकी मदद करनी होगी। शिकी कहता है वो ये बात जानता है कि वो अकेले नाइटो को नहीं हरा सकता। यही रीजन है कि शिकी जिन की हेल्प करेगा, जिसके बदले में जिन को भी शिकी की हेल्प करनी होगी। जिन शिकी को इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है तुमने अगर मुझे बचाया तो ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। शिकी जिनसे कहता है
तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा गोल या फिर तुम्हारी प्राइड। मुझको भी तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तब भी अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें बचा रहा हूँ ना। जिन कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीकी बताता है कि उसके डैड भी एक मोमोतारो ही थे, इसलिए अब शीकी फिर से जिन को मनाने लगता है और कहता है तुम मेरा साथ दो। अगला सीन नाइटो का होता है, जो कि शीकी को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको शीकी कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वो नीचे शीकी को भागते हुए देखता है और तभी उसके सामने नाइटो आ जाता है। नाइटो शीकी से कहता है क्या तुम वापस स्कूल जा रहे हो? अगर तुम बिना बॉल के स्कूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा स्कूल जाने का। इसके बाद पता चलता है कि जिन ने शीकी की हेल्प करने के लिए हाँ बोल दी थी और वो पेड़ के ऊपर से कूदता है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन शीकी से कहता है कि वो शीकी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन शीकी को जिन के लिए काम करना होगा। अगला सीन प्रेजेंट का होता है, बट जिन यहाँ पर नाइटो को कुछ भी नहीं कर पाता। नाइटो नोटिस करता है कि जिन के हाथ में एक रस्सी होती है और ये वही रस्सी होती है जिससे नाइटो ने जिन को बांधा था। इस रस्सी की हेल्प से जिन नाइटो को पकड़ लेता है। ये दोनों मिलकर अब नाइटो को खींचने लगते हैं अपनी ओर। मौके को देखते हुए अब शीकी नाइटो के पास जाता है, उसके हाथ में से बॉल को नीचे गिरा देता है और अब बॉल नीचे पड़ी होती है। नाइटो अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इन दोनों के पास 3 मिनट है और अगर ये भाग के जाते हैं तो इनमें से कोई एक स्कूल तक पहुंच जाएगा। अगर जिन बॉल लेके भागता है तो शीकी उसका पीछा करेगा और जब ये दोनों ये चीज कर रहे होंगे तो नाइटो मौका देखते ही वो बॉल छीन लेगा। लेकिन यहाँ पर शीकी खुद ही जिन से कहता है कि वो बॉल ले और स्कूल की तरफ भागे। जिन ऐसा ही करता है और वो बॉल उठा के वहाँ से भागना चालू कर देता है। शीकी बहुत खुश हो रहा होता है कि उसने नाइटो से बॉल छीन ली और अब वो जीत जाएंगे। लेकिन नाइटो उसको फिर से बताता है कि अगर जिन बॉल लेके स्कूल के पास पहुंचा तो वो पास होगा और तुम लोग फेल। शीकी अब ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो ये बात भूल गया था। अगला सीन जिन का होता है और वो बॉल लेके भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अभी अभी उसकी मदद शीकी ने करी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि शीकी उसकी मदद करे किसी भी हालत में। इसीलिए वो अब शीकी की तरफ भागने लगता है। शीकी जिनसे पूछता है कि वो यहाँ पर वापस क्यों आ रहा है। जिन उसको बताता है कि वो नहीं चाहता कि शीकी उसके ऊपर किसी भी टाइप का एहसान करे। बट एक अजीब सी चीज भागते हुए इनके पास आती है। नाइटो बताता है कि इसका नाम है मुकू और ये बहुत तेज भागता है और इसका काम है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना। नाइटो को मुकू से पता चलता है कि क्योटो ब्रांच की जो डीमन एजेंसी है उनको मदद चाहिए और मोमोतारो एजेंसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और उनको बैकअप चाहिए। अगला सीन इन चारों का होता है। वो देखते हैं कि ये तीनों वापस आ रहे हैं। नाइटो यहाँ पे आगे सबको बताता है कि हुमारे ने अपना ब्लड बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। नाइटो सबको बताता है कि उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंसिल हो चुकी है और अब ये सभी लोग जाने वाले हैं क्योटो की तरफ। इसके बाद अगला सीन एक शिप का होता है। शीकी यहाँ पे अपने हॉर्न्स को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऐसा कर भी लेता है। शीकी इकारी को दिखाता है कि उसने अपने हॉर्न्स को छुपा लिया है, लेकिन इकारी को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इकारी कहता है कि ये फालतू चीज तो सभी लोग कर सकते हैं और अब यहाँ पर इन दोनों में बहस हो जाती है। यूसुरुबे नाइटो से पूछता है क्या वो लोग सच में वहां जा रहे हैं जहाँ पे मोमोतारो एजेंसी वालों ने अभी अटैक किया है। नाइटो कहता है कि उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि जो बाकी क्लासेस हैं वो सारे के सारे अभी फील्ड वर्क पर है। नाइटो बताता है कि ये सभी लोग बस सपोर्ट करने जा रहे हैं, ना कि फाइट करने। ये सुनकर शीकी कहता है क्या सच में हम लोग फाइट नहीं करने वाले? यूसुरुबे कहता है कि सपोर्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इकारी कहता है उसको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि कोई काम। किरियामा नाइटो से पूछता है कि एज अ सपोर्ट उन लोगों को क्या काम करना होगा। अब नाइटो एक्सप्लेन करता है कि डीमन एजेंसीज का आखिर मेन काम होता क्या है। पहले होते हैं बैटल यूनिट्स जो कि मोमोतारो एजेंसी से फाइट करते हैं। दूसरा है सपोर्ट यूनिट। सपोर्ट यूनिट उन डीमंस को बचाती है जो कि ह्यूमंस के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो आम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसीलिए इन चीजों में सपोर्ट यूनिट उनकी मदद करती है और ये लोग अभी सपोर्ट यूनिट की तरफ ही जा रहे हैं। शीकी सोच रहा होता है कि अगर उसको क्योटो में सामीदारे मिल गया तो। नाइटो शीकी से कहता है कि शीकी जिस मोमोतारो को ढूंढ रहा है वो क्योटो में नहीं है। नाइटो कहता है मोमोतारो एजेंसी की तरह डीमन एजेंसी के भी ब्रांचेस है। यूसुरुबे नाइटो से पूछता है कि क्योटो में किस लेवल के मोमोतारो रहते हैं। नाइटो कहता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हें अगला एपिसोड देखना है इस एनीमे का तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।